हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे आज के सेशन में। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का हमारा लास्ट पार्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात की थी। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशंस को यूज़ करते हैं हम तो उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, इसकी यूनिट एसआई में क्या होगी? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस की मीटर है, अपॉन टाइम की सेकेंड है, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्पीड की यूनिट हो गई। ठीक है। सेकेंड, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स की डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आगे एग्जांपल्स हम दिखाएंगे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कोई इक्वेशन दे रखी है, क्या वो ठीक है या गलत है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके बेसिकली चेक कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर टर्म, इक्वेशन के अंदर हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो हमारी इक्वेशन ठीक है, सेम नहीं है तो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल्स आगे दिखाए हैं। टू डिराइव न्यू रिलेशंस, किसी चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। एप्लीकेशंस में हमने बताया था कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया जाता है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम, सभी टर्म्स की डायमेंशंस अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन रॉन्ग है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इस इक्वेशन में a, b और c तीन अलग अलग टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ई, तो ए बी एक टर्म है, सी डी दूसरी टर्म है। ठीक है, ए और बी अलग अलग नहीं मानेंगे, जो प्लस या माइनस होती है टर्म्स वो टर्म्स मानी जाती हैं और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, इसमें m मास है बॉडी का, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? तो सबसे पहले LHS पे हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, हाफ कांस्टेंट है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। m का कैपिटल M सिंपली, v का L1t-1 उसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। आपके पास डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड का आ गया m1L2t-2। ठीक है, ऐसे ही RHS का निकालेंगे। m के लिए m, g एक्सेलरेशन के लिए हमने डायमेंशनल फार्मूला पीछे किया है, आपको याद होना चाहिए, LT-2 इंटू h हाइट है, लेंथ है तो l। तो इनको पावर्स को ऐड करोगे, m1 L1 + 1 2 t-2। देखो LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन मतलब फॉर्मूला डिराइव करना। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है और प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर हम उसको लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका बॉब एक धागे से बांध रखा है और ये ग्रेविटी के फोर्स के अंडर ऑसिलेट कर रहा है। मान लो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम का डिपेंड करता है लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। तो अब आपने टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड आउट करना है डायमेंशंस का मेथड यूज करके। ठीक है, कैसे लिखेंगे? t इज इक्वल टू k
इंटू एल की पावर एक्स, क्योंकि पावर नहीं पता ना, बस यही पता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है, तो एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एम की पावर जेड। ठीक है, फिर इन चीज़ों के डायमेंशनल, इन क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। एलएचएस पे टी का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t1। ठीक है, आरएचएस पे के कांस्टेंट है, उसका कोई फार्मूला नहीं होगा। एल का फार्मूला L1 सिंपली उसकी पावर में x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद g है, g एक्सेलरेशन है, L1t-2 और उसकी पावर में y। m मास है तो m की पावर 1 इस पूरे की पावर z। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आरएचएस की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, m की पावर z, l की पावर एक तो सबसे पहले ब्रैकेट में 1 इंटू एक्स एक्स हो गई, दूसरे ब्रैकेट की वजह से 1 इंटू वाई वाई हो गई, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, l की पावर x प्लस वाई, और t की पावर -2 इंटू वाई, टी एक ही ब्रैकेट में है। ठीक है, अब m की पावर्स LHS और RHS पे इक्वेट कर देंगे। LHS पे m की पावर 0 है, ठीक है, RHS पे z है तो z इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर l की पावर में x प्लस वाई है इधर RHS पे, LHS पे 0 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। t की पावर यहाँ -2y, यहाँ 1, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू +1/2। ये वैल्यूज़ आप ऊपर जो मैंने बोल्ड में किया हुआ है उसमें पुट कर दोगे तो t इज इक्वल टू k, l की पावर x की जगह 1/2, g की पावर y की जगह -1/2 और m की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है तो m हटा दिया। ठीक है, पावर 1/2 मतलब रूट, तो ये हो गया t इज इक्वल टू k अंडर द रूट l/g। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर हमें पता है कि यहाँ k की वैल्यू 2 पाई है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता लग गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l/g। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का। क्लियर? इसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टिंग अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वर्क है, कार्य, उसकी MKS में, MKS सिस्टम में यूनिट है जूल, CGS में यूनिट है अर्ग, तो हमें जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए वर्क का। इसके लिए पीछे हमने जब लास्ट वीडियो में टेबल में वर्क का दिखाया था, m1 l2 t-2। अब MKS में मास की यूनिट kg, CGS में ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम मतलब 10 की पावर 3 ग्राम, तो m1/m2 हो गया 10 की पावर 3। लेंथ MKS में मीटर्स, CGS में सेंटीमीटर्स, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो L1/L2 10 की पावर 2 हो गया। टाइम की यूनिट्स CGS में भी और MKS में भी 1 सेकेंड होती है, तो T1/T2 1 आता है, 1 मतलब 10 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। ठीक है, अब N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1 की जगह 1, U1 की जगह जूल इज इक्वल टू N2 हमें पता नहीं है डैश अर्ग U2, वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 U1 की जगह M1 L1, M1 की पावर 1, L1 की पावर 2, T1 की पावर -2। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है ना इसलिए 1 1 1 दिखाया और ऊपर डायमेंशन तो सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी, इज इक्वल टू N2 U2 की जगह M2 L2 T2 और ऊपर पावर में 1 2 और -2। ठीक है, यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, N2 इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ अपोन में, तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू M1/M2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 2, T1/T2 की पावर -2। ठीक है, तो 1 इंटू M1/M2 हमने ऊपर निकाला 10 की पावर 3,
ठीक है। L1/L2 निकाला 10 की पावर 2, ठीक है। इस पूरे की पावर भी 2 है तो 10 की पावर 2 फिर होल पावर 2। T1/T2 1 ही है, इसकी पावर -2, ये N2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7R, ठीक है। ऐसे ही हमने बताया था कि फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं, उनके अगर डायमेंशंस हैं तो वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन हमें दे रखी है P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन है ये। P प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, ठीक है। A और B कांस्टेंट्स हैं, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में V माइनस B है, V और B माइनस हो रहे हैं, मतलब ये दो टर्म्स हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशंस ऑफ V शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B। V की डायमेंशंस आपको पता है, M0 L3 T0, तो B की भी यही डायमेंशंस होंगी, ठीक है। ऐसे ही ब्रैकेट में P प्लस A/V², मतलब P के डायमेंशंस A/V² के डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए। P प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका डायमेंशन, फोर्स का आपको पता है, एरिया L2 अपॉन में होता है, ठीक है। तो M1 L-1 T-2 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A अपॉन डायमेंशंस ऑफ V² वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम L³ था तो वो L की पावर 6 हो जाएगा स्क्वायर जब होएगा तो A की डायमेंशंस के लिए ये जो M0 L6 T0 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A के डायमेंशंस आएंगे M1 L5 T-2, ठीक है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, जैसे कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हम इससे। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करने में, तो K की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। सेकेंड, मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी, बस ये चेक कर सकता है कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। एग्जैक्ट रिलेशन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दे पाए हमें, ठीक है। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। जैसे हमने बताया टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, जी पे, और मास पे, लेकिन अगर बीच में प्लस वाली टर्म होती जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इसको ये डिराइव नहीं कर सकता, ठीक है। सभी केवल प्रोडक्ट टाइप के जो रिलेशंस हैं उन्हीं को डिराइव कर सकते हैं हम डायमेंशंस का यूज़ करके, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फार्मूला कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। जिस फार्मूला में 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी ये डिराइव नहीं कर सकता। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ये ट्राई करें, और इसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।